चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एफ एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज इसके आगे की एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट, जिनको नहीं आया बताएं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं सिखाने लायक, रेशनलाइजेशन का पार्ट लगे। एग्जैक्टली सर्ड से जुड़ी हुई एक्सरसाइज है ना। तो अगर सर्ड के शुरुआती लेक्चर भी आपने देखे होंगे तो आप आराम से कर लेंगे। बताना है? ठीक। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, सेवन नंबर देख। ए और बी परिमेय संख्याएं हैं जो ए माइनस रूट भी पूछा गया। तो परिमेय संख्या में रेशनल नंबर्स, तो कंपैरिजन कराते हैं। यहाँ देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर कंपैरिजन कराया जाए तो रूट वाला जो पार्ट है वो आपका ये है। तो यहाँ देखेंगे तो a माइनस वन इक्वल्स टू बी हो जाएगा, और ये इसके साथ कंपैरिजन हो जाएगा तो इससे हम पाएंगे कि a इक्वल्स टू आज का 3 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इससे हमारे पास a और b की दो इक्वेशन मिली। a का मान तो पता ही चल गया, तो जैसे a का मान यहाँ पुटअप करेंगे तो b इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो a का मान 3 और b का मान 2 आ गया। ठीक। अब आपसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी के लिए हम काम करेंगे। a प्लस बी के लिए a का मान 2, 3 और b का मान 2। द आंसर इज 5। दैट्स ऑल। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। ठीक है, 9, 8 बताना। देखो, रूट बनाना है। अगर आप इसको स्क्वायर रूट निकाल लें, मतलब ये रूट के अंदर लिखी हुई अवेलेबिलिटी है, अगर आप इसको स्क्वायर रूट निकाल लें तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद अपने आप कंपैरिजन होने लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको देखें तो आप सिंपली पाएंगे कि आपका 2 माइनस रूट थ्री टा, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से फैक्टराइजेशन सोचेंगे कि इसका फैक्टराइजेशन सोचा जाए तो आप करेंगे 2 इंटू रूट थ्री। बोलो क्लियर है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आ जाएगा आपका के पास 2 का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर। तो ये हमारा वर्किंग है, इसका मतलब यहाँ 2 और रूट थ्री को ए और बी माना जा सकता है। अब अगर इनको ए और बी माना जाता है तो 2 का स्क्वायर रूट और रूट थ्री का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट थ्री, दैट्स इक्वल टू रूट थ्री ए माइनस बी। वो तो एक अलग पार्ट। अब यहाँ पर इस तरफ देखें तो आपके सामने ये बन जाएगा 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, रूट थ्री ए माइनस बी। तो 2 माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू रूट थ्री ए माइनस बी। अब आप तुलना कराएं। जब आप तुलना कराएंगे तो ए का मान इससे कंपेरिजन होगा तो -1 आएगा, और माइनस बी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो बी इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। तो पहले स्क्वायर रूट निकलेगा और फिर उसके बाद ए और बी के मान निकल आएंगे, और ए और बी के मान निकालने के लिए हमें कंपैरिजन कराना पड़ेगा। तो वो हमने कंपैरिजन करा दिया। अब आप एक्सप्रेशन पे आओ। यहाँ ए और बी के अगर मान चाहिए हो तो ए माइनस बी के लिए हम यहाँ देखेंगे ए का मान कितना है, -1, माइनस बी का मान कितना है, -2। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका -1 प्लस 2, द आंसर इज 1। दैट्स ऑल।
हो गया 9 कंफर्म है। ठीक है। देखो अगर लगाया नहीं हो ना तो गलत बात। अगर किसी ने कल क्लास में कहा था कि इस अगली एक्सरसाइज में कुछ भी बेसिक बताने लायक नहीं, आप ट्राई करिएगा। अब सब नहीं आया तो सब पूछ लो, लेकिन अगर आपने सॉल्व ही नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं निकला फिर। ठीक। तो 9 नंबर हो गया। 10 हो गया। 11 12 13 13 नंबर देखें, हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना ताकि स्क्वायर रूट से बाहर आ पाए। तो इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ 139 माइनस का फैक्टराइजेशन, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू √3। तो ये जो 2 है वो तो आपका a प्लस बी या a माइनस बनने के काम आएगा, और इक्वल्स टू a+b√3, ये एक अलग बात हो गई। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ध्यान देना स्टार्ट करें, एक 2 और आएगा, तो यहाँ हो गया। तो इसका 2 इंटू 2, एक 2 तो आपका 2ab बनने के काम आएगा। उसके अलावा अगर आप इन सब 2 को एक साथ कर दें तो 8 8 का 64, और ई 5 और √3 को एक साथ करें तो 75। तो 64 + 75 वजन को कोइंसिडेंटली बहुत आसानी से बन गया, नहीं तो हम थोड़ा बहुत इधर शिफ्ट करते। तो हमने देखा कि अगर हम ये 2 पूरा एक साथ कर दें, है ना, 2 वाले पार्ट को पूरा एक साथ कर दें, ये सबको एक साथ कर दें और यहाँ पर इनको एक साथ कर दें, तो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप पाते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर लिखा जाए इसको +2 +5√3 टू द होल स्क्वायर लिखा जाए, ए और बी बना रहे हैं, -2 इंटू ये आपका हो गया 8 और ये आपका 5√3। हमने किसी को कुछ भी ब्रेक नहीं किया है, ये आपके सामने a+b√3 आता है। ठीक। इस परिस्थिति में कुल मिलाकर हम आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ देखा जाए तो रूट के अंदर 8 - 5√3 टू द होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू a+b√3। कंपैरिजन कराएं तो आपके सामने 8 - 5√3, दैट्स इक्वल टू a+b√3। बात समझ में आई? तो ये आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब अगर हम यहाँ पर तुलना करा रहे हैं तो तुलना कराने पर बाय कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन कराते हैं तो a का मान 8 और b का मान -5। ठीक है, तो a का मान 8 और b का मान -5 आ जाएगा। तो अब आपसे पूछा गया b का मान, तो वही b आपका आंसर। ठीक। पच्चीस 75 64, हाँ ठीक। हाँ ठीक है। बस एक सेकंड। ये बड़ा पहले छोटा बाद में होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट बनाते समय बड़ा पहले होगा छोटा बाद में होगा। तो इस परिस्थिति में इन दोनों में अगर देखा जाए तो 5√3 और 8 में 5√3 बड़ा है, तो 5√3 -8 का होल स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 5√3 -8। यहाँ कंपेरिजन कराएंगे तो a इक्वस टू -8 एंड b इक्वस टू 5। क्योंकि b का मान पूछा गया तो b का मान 5 आ जाएगा।
गया? कोई डाउट आंसर उठाओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में जिनको भी डाउट हो ध्यान दें। यहाँ पर आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आपका 10 है, तो अब थोड़ा सा इसको लिखेंगे तो आपको दिखने लगेगा सरल है, क्योंकि बीच में कहीं माइनस नहीं है, तो आपको ये चिंता ही नहीं कि किसको पहले किसको बाद में लिखना है, किसको प्लस में किसको माइनस में लिखना है ना। अगर आप सर्ट की एक्सरसाइज में याद होंगी तो हमने वहां पे सारी डिस्कशन किया था इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, कि जब भी आएगा तो जिनके साथ प्लस होगा उसके बाद माइनस माइनस या प्लस प्लस करके 2-3 सवाल आए थे जिनके इस बारे में पूरी बात आपको बताई गई थी। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ईजी है उस कंपेरिजन में, तो यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करने का ट्राई करेंगे। तो आपके सामने आ जाएगा +2 इंटू √6। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो 24 है वो 24 को 6 इंटू 4 करेंगे और 4 से 2 बन के बाहर आ जाएगा और 6 इंटू √6 हो जाएगा। एग्री है? इस परिस्थिति में थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं तो प्लस जो 40 है वो 4 इंटू 10 हो जाएगा, 4 बाहर होके 2 बन जाएगा, 2√10 हो जाएगा, तो +2√10, ठीक। और प्लस इसी तरह जो 60 है वो आपका 15 इंटू 4 हो जाएगा, तो आपका 2√15 आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं? अगर कोई दिक्कत समस्या नहीं तो ये आपका √p प्लस √q और प्लस √r हो जाएगा। अब यहां पर देखा जाए तो ये आप थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे तो रूट के अंदर 10 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3। यहां पर ध्यान दिया है तो √p प्लस √q प्लस √r। इसको अगर ध्यान से देखो तो 3 2 5 5 10, इसका सिंपल सा ही बना हुआ है, एक्चुअली 10 बन रहा है, और ये आपका बना हुआ है √5 प्लस √3 प्लस √2। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं, का होल स्क्वायर। अगर नहीं समझ आ रहा तो हाथ उठाओ, ठीक। ये पहली लाइन से आंसर किया जा सकता था, है ना। हाँ, अगर आप ये ऐसे स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ के 10 लिखा तो है तो यही आंसर मिल जाता। फिर भी पूरी बात समझनी चाहिए, तो √p प्लस √q प्लस √r, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि √p5 प्लस √3 प्लस √2 दैट्स इक्वल टू √p प्लस √q प्लस √r। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि p इक्वल्स टू 5, q इक्वल्स टू 3 और r इक्वल्स टू 2, क्योंकि कोई रिलेशन ऐसा बताया नहीं गया कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा, तो फिर किसी को भी आगे पीछे कर लो, इसलिए p प्लस q प्लस r पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 10। दैट्स ऑल। आज से पेपर एनालिसिस स्टार्ट होगा सीजीएल का, ठीक है। 21 का किया था, 22 का आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनमें आपको काम आएगा। तो अपडेट भी आपको मतलब टेलीग्राम के माध्यम से किया गया था, तो जिनके पास भी टाइम हो वो 7 बजे एग्जैक्ट शाम को उपस्थित होंगे। जिनके पास टाइम नहीं हो 7 बजे यूट्यूब पे लाइव देखेंगे, ठीक। 45 मिनट के राउंड की क्लास रहेगी और ट्राई करेंगे एक क्लास में एक पेपर डिस्कस हो जाए। एनालाइजेशन का जो तरीका रहेगा वो ये नहीं रहेगा कि आपको सॉल्व करके नोट सॉल्यूशन कराया जाए तो वो हो जाए। तरीका ये रहेगा कि उसमें कोई 10 सवाल जब डिस्कस के पेपर पूरा ही होगा मेरे सामने भी, लेकिन उनमें जो क्वेश्चन आपको सीधे वैल्यू रख के सॉल्व हो सकते होंगे उनको आप खुद कर लीजिएगा। लेकिन किसी क्वेश्चन में बात करने लायक होगा तो उसमें आपको कुछ सीखने को मिलने वाला होगा, तो वो वहाँ पे सॉल्व करा दिया जाएगा। सॉल्व पूरे कराने का प्रयास किया जाए, लेकिन कोई ऐसा होगा सिंप्लीफिकेशन की एक बड़ी सी लाइन लिखी है, अब उसको सिंप्लीफाई करना है, कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है। कोई स्पेशल फॉर्मेट है तो वो मुझे बताऊंगा आपको कि इसमें ये बन रहा था, अगर आपने पकड़ लिया तो रिवर्स, नहीं पकड़ रहा तो ये बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन है बॉडमास के नियम पे पूरा सॉल्व करने के लिए लिखा हुआ, अब वो सॉल्व कराना क्लास में कोई सेंस नहीं बनता, ठीक। पेपर डिस्कशन में एटलीस्ट, क्लास में वो एक अलग बात है, ठीक है। दूसरी बात, पेपर जो है वो टेलीग्राम चैनल पे हर दिन जल्दी प्रयास करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको भेज दूं, लेकिन एक पेपर भेज दिया गया है। तो अब क्या होता है कि इसमें 2 रास्ते हैं। पहला, प्रिंट आउट निकाल के आप पेपर रखें उसको फिर सिंप्लीफाई करें, वो 1-2 दिन तो फॉलो होता है, बट वो रेगुलराइज वे में फॉलो हो नहीं पाता, 100% हो ही नहीं पाता, ठीक। तो जो काम हो नहीं पाता उसको करना सबको ही चाहता है। मोबाइल में इतना ज्ञान है कि अगर सब कुछ खोपड़ी में आ जाए तो आदमी बुद्ध के बाद उसका डायरेक्ट नंबर आ जाए, लेकिन वो आ नहीं पाएगा। तो जब वो आ नहीं पाएगा तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा?
तो उसका रास्ता ये है कि आप पेपर देखें, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए, तो वो 5 या 10 क्वेश्चन आप लिख लें, उसके बाद उनको सॉल्व कर लें। इतने बड़े क्वेश्चन भी नहीं होते हैं कि वो बहुत टाइम ले जाए लिखने में, और लिखने में जो टाइम जाए वो एग्जैक्टली वेस्ट नहीं होगा, वो आपको प्रश्न ही सिखा रहा होगा। जब आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे ना, तो भी आप प्रश्न सीख रहे होंगे, कम से कम क्वेश्चन की भाषा 2 बार पढ़ रहे होंगे, आराम से उसको लिख रहे होंगे, तो जिस भी लैंग्वेज में आप, तो हिंदी इंग्लिश, इसमें आप उसको लिख लें, उसका सॉल्व कर लें। ठीक। और उसमें कोई क्वेश्चन इतना बेहतरीन है कि आपको लगता है कि ये हमें याद रखना है इस कंसेप्ट को, तो उनको आप मार्क कर दें। कभी आप रिवाइज कर रहे हो तो जल्दी कम समय हो कि मैं इस टॉपिक की कोई स्पेशल क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एटलीस्ट कम से कम वो हम रिव्यू करना चाहे, आप उसको कॉपी तेजी से पलट लें, क्योंकि वो सब डिजिटल में लगता है, डिजिटल में कोई उतनी तेजी पलट पाता नहीं है। कॉपी आपके पास हो, आपके 500 क्वेश्चन मार्क हो, आप 500 क्वेश्चन पलट लेंगे 2 घंटे में, लेकिन आपने अलग अलग करके मार्क कर रखे हो फोन में, तो ढूंढ लो तो जाने, तो वो हो नहीं पाता एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो पार्ट उतना यूज करिए, मतलब डिजिटली उतना रहिए जितना होना चाहिए। पूरा हो जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, फिर आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी ना कि पेन भी होती थी, एक कॉपी भी हुआ करती, उसमें लिख रहा थी, सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो ये इसमें फिर क्या होगा, बताना पड़ेगा देखो इसको पेन कहते हैं, तो ऐसा भी ना हो जाए। तो प्रयास करिए कि जो काम होने में दिक्कत आती है उसको उस तरह करिए, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो आपको लगे कि वास्तव में ये हम सॉल्व करेंगे, कि मुझे नहीं आए, बस एक ही रास्ता है उनका नोट करने का, एक ही मानक है, आपको नहीं है आप नोट करिए, सॉल्व करिए। आपको क्वेश्चन आ गया मत नोट करिए, आपको लगता है क्वेश्चन आपका आ गया तो मत नोट करिए, क्योंकि जो पेपर से एग्जैक्टली कलेक्ट करने की बात है वो किसी न किसी माध्यम से कलेक्ट हो ही जाएंगे आपको। मतलब आप चाहेंगे तो पूरी, जैसे मेंस वाले बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो इकट्ठे बुकलेट ऑफिस में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसको मेंस के पेपर चाहिए वो मिल जाएंगे। ठीक है, 1-2 दिन में मिल जाएगी वो, तब तक आप काम चला लेंगे। लेकिन पेपर कलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उनमें से वो क्वेश्चन जो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो 1-2 दिन में मैं उन पेपर्स को ऑफिस में प्रोवाइड भी कर दूंगा, आप चाहें तो उनको ले सकते हैं, जिन बच्चों को भी चाहिए तो उसी वहीं कल सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन तब तक आज से बात करें तो स्टार्ट करें, तो जो लोग आ सकते हैं वो उपस्थित हो रहे, नहीं आ सकते उसी समय लाइव देखें। ठीक, ये पूरे 40 को पेपर का डिस्कशन ऐसे ही लगातार चलता रहेगा, जब 1-2-4 दिन में फ्लो बन जाएगा तब एक दिन में 2-2 पेपर भी डिस्कस हो जाएंगे। ऐसा नहीं 40 दिन में 40 पेपर होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन पहले दिन एक हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन जो पहली बार सामने आया उससे पूरी बात करनी होगी, फिर उस सीरीज में हमें अगली बार उतनी बात नहीं करनी होगी, तो टाइम बचेगा ना। तो उस तरह से आगे जब 2-4-5 दिन उस टॉपिक में हो जाएंगे, मतलब उन पेपर्स में, तो जिस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं उनमें से भी ये बताना होगा किस टाइप का क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाले में डिस्कस किया था, उससे आप रेफरेंस ले लें, बाकी ये ऐसे सॉल्व होगा, तो वहाँ टाइम बचेगा। तो वो जब 2-3-4 दिन 5 दिन बाद समय बहुत ज़्यादा बचने लगेगा, लेकिन शुरुआती 2-4 दिन तो ऐसे रहेगा कि एक पेपर भी हो जाए तो बड़ी बात है, कि एक प्रश्न पे हमें पता है कि हमें इसमें 10 पॉइंट बताने हैं। मतलब क्वेश्चन है, एलिगेशन से भी हो सकता है, रेशियो से भी हो सकता है, परसेंटेज से भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके ऐसे हो सकता है, लेकिन आपको इनमें से तरीका तो सारे डिस्कस करने होंगे तब आएगा। पेपर एनालिसिस ऐसे ही होता था, 4 पेपर पहले हुआ करते जब ऑफलाइन होता था, तो क्लासेस को रोक करके पेपर डिस्कस कराया जाता था कि 2 दिन कोई क्लास नहीं होगी, सिर्फ पेपर डिस्कशन होंगे। ठीक, लेकिन अब 40 पेपर होते हैं तो कितने दिन क्लास रोक दी जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो जो जिस समय जो हो सकता है वो उस समय किया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट एनालिसिस जरूर है कि जो आप सीख रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ ना बार बार कि मैं अलजेब्रा की पहली दूसरी क्लास में उतना सिखा देता हूँ जितना पूछा जाता है इस समय जो पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो अंतिम क्लास तक लेके जहाँ तक जाऊँगा वो बेकार है। जब आप एग्जाम देंगे पूरा, तब ओवरऑल समझेंगे आप सीखना तो पूरा जरूरी था, आता कितना वो एक अलग मैटर है। ठीक, तो वो आपका एनालिसिस आज से स्टार्ट हो रहा है और ये लगातार रहेगा, मिस बिल्कुल नहीं करें। आप ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब आ सकते हैं तो आके करेंगे, यहीं रहते मतलब आसपास रहते हैं, 10 मिनट आने में 5-7 मिनट लगते हैं अगर, तो कोई कंसर्न नहीं, दूर रहते हैं आपका नहीं शेड्यूल बन रहा है तो आप उसी समय उसको लाइव देखिए, बाद में देख लीजिए, लेकिन डे टू डे उसको पूरा कंप्लीट करते रहिए। ठीक, तो उसी पैटर्न से वो सब डिस्कशन कराए जाएंगे जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ। आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो इस तरह की एक्सरसाइज थी जो कि बहुत छोटी और सरल सी एक्सरसाइज थी, जिसमें आपको मैक्सिमम चीजें आसानी लगी होंगी, आराम से हो गई होंगी। अगली एक्सरसाइज पे कंटिन्यू करते हैं। बातचीत नहीं करें बस। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट से निम्निष्ठ। एक टॉपिक हुआ करता था जब आप 12th में थे, अब आप इसको 2 दिन आराम से देंगे, ये एक्सरसाइज आपकी 2 क्लास लेगी, आज और कल, परसों तक पहुंचेगी, लेकिन परसों आपके लिए सिर्फ डाउट होंगे, लेकिन सीखने लायक कुछ नहीं होगा। ठीक है, आज और कल बहुत कंसंट्रेट रहिए। अब देखिए,
मैक्सिमम मिनिमा के प्रश्नों में जितने भी क्वेश्चन आपके पास आपके लिए आते हैं उनकी एक लिमिट है, एक सीमा है, ठीक है, लेकिन उस सीमा के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए हमें उस पूरी चीज को अच्छे से समझना है। मैक्सिमम मिनिमा को कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि मतलब ऐसे होता है, स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है। अगर सबसे ज्यादा जो है वो क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमा सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए क्वाड्रेटिक के लिए कुछ रिजल्ट्स आपको बता दिए जाएंगे जिनको आप सीख लेंगे और जल्दी कर लेंगे। लेकिन मैक्सिमम मिनिमा के लिए कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अटेंशन, आप कितना ध्यान से चीज देख पा रहे हैं, वो है मैक्सिमम मिनिमा के लिए इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन वैल्यू अप्रोच से सॉल्व नहीं होता। कोई क्वेश्चन वैल्यू अप्रोच वैल्यू रख के सॉल्व हो गया तो आप बहुत होशियार बन जाए और आपको लगे कि नहीं 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 अब तो इस हो तो रहा है मेरा। एक्चुअली आंसर आने के बाद सबको लगता है कि यही ग्रामेटिकल एरर है। जैसे ग्रामर में जो आपसे एरर्स पूछी जाती ना, उसमें जब आंसर पता होता है तो बढ़िया एक्सप्लेनेशन आदमी कर सकता है, ऐसे यही तो है, सही तो है ये। और जब तक ना पता हो तब तक वो समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है, सब सही लगता है। उसी तरह से मैक्सिमम मिनिमा होती है। मैक्सिमम मिनिमा में जब आदमी को पता चल जाता है ना कि यही मैक्सिमम वैल्यू है, तब उसको वैल्यू अप्रोच भी याद आ जाती है, नहीं नहीं ये रखो मेरा आ तो रहा है, बट एग्जैक्टली वो उससे होने वाली नहीं है, मतलब वो कोई अप्रोच ही नहीं है, वो कहीं स्टैंड ही नहीं करती, ठीक। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में वेरिएबल के ऊपर होने वाली पावर बहुत ज्यादा डिसाइडिंग हो जाती है। अगर उसके ऊपर पावर लग गई तो डिसाइडिंग होगा, उसका फॉर्मेट डिसाइडिंग हो जाता है। तो सबसे ज्यादा क्योंकि आपके लिए क्वाड्रेटिक की बात है तो वही पूछे जाते हैं, तो वो आपको पढ़ाए जाएंगे। पहला पार्ट ये रहेगा। दूसरा, इसमें तो दूसरे तरीके के प्रश्न आते हैं, वो सॉल्व होते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्री मीन और हार्मोनिक मीन, एएम जीएम एचएम। चला एएम जीएम एचएम में संबंध बताएं, दो रिलेशंस हैं वो दोनों बता दें। हम्म, नहीं, वेट बैठ जाइए, आप बताइए, ठीक आप बताइए। और दो रिलेशन बता दें, एक बता दिए, एक और बता दीजिए, बाकी तो बहुत कुछ है। जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच, जिमेट्रिक मीन का वर्ग हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बताइए आप। हम्म, ये बता दिया है, जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम इंटू एच एम। इसके अलावा बताइए, बैठिए पीछे। हम्म, आप बताइए। हम्म, बैठिए। इधर कौन बताएगा, बताइए आप। ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, बैठ जाइए। ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है जीएम से, और जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एचएम से, ठीक। अगर सिचुएशन वन वन की नहीं है तो इक्वल टू हट जाएगा, क्योंकि वो वन वन होने पर ही इक्वल टू का केस आता है। अब वापस आते हैं, तो ये दूसरा रिलेशन होगा जो आपकी हेल्प करेगा अर्थमेटिक मीन ए मैक्सिमम मिनिमा सोचने में। क्वेश्चन के फॉर्मेट कुछ ऐसे दिए जाएंगे जिनके लिए मैक्सिमम मिनिमा को आप ऐसे सोच पाएंगे। उसके अलावा सब कुछ डिपेंड करेगा कि क्या आप नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बना पाते हैं या नहीं, ठीक। सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स इज अ वेरिएबल, इसकी लिमिट बतानी है। पहले एक्स लिखा हुआ, तो अगर एक्स की लिमिट बतानी है, व्हाट द लिमिट्स ऑफ एक्स, एक्स इज अ नंबर। यहां पर लिमिट बताने का अंडरस्टूड मतलब है कि दैट द वेरिएबल इज अ नंबर, वो एक नंबर है, कौन सा, रियल। वेरिएबल इज अ रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इंटीजर से कोई बात नहीं, स्पेशली जब किसी क्वेश्चन में कहेगा तो उससे बात करेंगे। तो एक्स पे लिमिट अगर पूछ ली जाए तो आप क्या आंसर करेंगे, आप आंसर करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ओके, सही है आप, कि आपने कहा कि भाई इसकी जो लिमिट है वो कुछ भी है, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट,
वैसे इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड के लिए की बात मैक्सिमम मिनिमम में बहुत कम बनती है, लेकिन जब कुछ पता नहीं, मतलब सब कुछ संभव है, ठीक, उसको हम इनफाइनाइट साइन से टिक कर देते हैं, दैट इज नॉट डिफाइंड। अब आगे बात करते हैं एक्स स्क्वायर। अगर स्क्वायर लग गया तो अब आप क्या सिनेरियो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, जीरो ने से नीचे नहीं आ सकता। जैसे स्क्वायर लग गया तो इसका मतलब जितनी भी निगेटिव स्थितियां होंगी, जितनी भी इन निगेटिव सिनेरियोज होंगे, वो सब स्क्वायर होकर पॉजिटिव बना लेंगे। तो हम इसमें तुरंत कहेंगे कि ठीक है, इनफाइनाइट तो पॉसिबल है, बट जीरो से इनफाइनाइट। ये लेस देन इक्वल टू साइन का कोई सेंस नहीं होता, लेकिन आप समझाने के लिए लगा रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर अगर कह दिया जाएगा तो इसका मतलब हम तुरंत कह पाएंगे कि कोई भी नंबर जो होगा वो निगेटिव नहीं जा पाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव में मूव करेगी। अगर आपके सामने एक्स क्यूब आ जाए तो आप तुरंत कहेंगे यहां पर क्यूब की स्थिति आए तो फिर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। अब इस तरह अप टू डेट कहीं तक भी चले जाइए। तो पहली बात हुई कि एक्स की अपनी पावर के साथ अगर कुछ लगाओ तो उसकी मैक्सिमम मिनिमा कुछ भी हो सकती है, उस पर कोई लिमिट नहीं। ठीक, ये नोट करने लायक नहीं, दिमाग में बस बैठाने चाहिए, जहां नोट करने लायक आएगा हम बता देंगे, ये थोड़ा नोट करना है। इसी तरह से अगर यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 10 लिखा हो, इसको भेजो, कौन है यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 10 लिखा हो तो 10 एक कांस्टेंट नंबर है। 10 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर। अगर 10 एक कांस्टेंट नंबर है तो यहां पर जो वेरिएबल है वो खुद एक्स है। मैक्सिमा मिनिमा के बारे में आपको उतने ही बार सोचना है जितने स्वतंत्र वेरिएबल अवेलेबल है। मैक्सिमा मिनिमा के बारे में उतने ही बार सोचना है जितने स्वतंत्र वेरिएबल अवेलेबल है। एक अवेलेबल है तो आप एक बार सोचेंगे सिचुएशन बनाएंगे, जो भी दो अवेलेबल है स्वतंत्र, ठीक, जैसे स्वतंत्र मतलब एक्स की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो अब किसी एक इक्वेशन पर बेस्ड है तब आप दो बार सोचना, तब आप एक ही बार सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल्स की संख्या उससे ज्यादा अवेलेबल है तो आप उतने बार सोच सकते हैं, लेकिन उनको स्वतंत्र होना पड़ेगा, तब सोच पाएंगे, अदरवाइज सोच नहीं पाएंगे। तो जैसे यहां पर हमने देखा कि एक तो ये अपने आप में कांस्टेंट है, एक अपने आप में क्या है, कांस्टेंट, और ये आपका क्या है, स्वतंत्र वेरिएबल, ठीक। अब अगर ये स्वतंत्र वेरिएबल है तो इसकी लिमिट पर ही इस एक्सप्रेशन की लिमिट डिपेंड करेंगी। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप एक काम करिए कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दीजिए, ठीक, तो अगर आपसे पूछा है कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम बताए तो आप कहेंगे 10 तो एक कांस्टेंट है, उसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 10 की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, कांस्टेंट की मैक्सिमम मिनिमम नहीं होती है। मैक्सिमम मिनिमम हमेशा वेरिएबल की हो सकती है, मतलब जो वेरी करेगा वही तो बताएगा कि मैं इतना हो सकता हूं या इतना हो सकता हूं, लेकिन जो वेरी ही नहीं करेगा उसकी मैक्सिमम मिनिमम नहीं होती। मैक्सिमम मिनिमम बताती द रेंज, ये हमारी मिनिमम लिमिट है, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है, यही है मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसके बीच में हमारे मान क्या क्या हो सकते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा फिक्स वैल्यू है, उसके साथ मैक्सिमम मिनिमम का कोई प्रश्न ही नहीं बनता, ठीक। तो अब आपका वेरिएबल की बात आएगी, उसके साथ मैक्सिमम मिनिमम का केस बनेगा। तो यहां पर वेरिएबल में हमारे पास जब हम मैक्सिमम सोच रहे थे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट पॉसिबल है, ठीक। तो जब उसमें 10 जुड़ेगा तो आप कहेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। बोलो सही है। इसी तरह से जब हम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू में हमें वेरिएबल के बारे में मिनिमम सोचना पड़ेगा। तो मैं जब वेरिएबल के बारे में मिनिमम सोचेंगे तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, अभी डिस्कस हुआ 2 मिनट पहले यही सब, कि कोई भी वेरिएबल है इससे नीचे जाके डिस्कस ही नहीं होता क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं। एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है तो वो साफ साफ कहता है कि निगेटिव जो है नहीं हो पाएगा, सिर्फ पॉजिटिव पॉसिबल है, और जीरो से पॉसिबल है, निगेटिव पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक आप कहीं जा सकते हैं, तो जीरो से नीचे तो जा ही नहीं सकते। तो इस कंडीशन में इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी 0 + 10 होगी, एंड द रिजल्ट इज 10। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर हुआ मैक्सिमम इनफाइनाइट मिनिमम 10, ठीक। अब एक और एग्जांपल देखिए, -x² + 10,
ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन बना हुआ है। फिर आपसे वही प्रश्न है कि आप मैक्सिमम मिनिमम सोचिए। तो जब आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सोचने जाएंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए इसकी माइनस इसके आगे लगा हुआ है, माइनस के आगे लगा हुआ है। तो जब मैक्सिमम सोचेंगे तब हम ये चाहेंगे कि जो ये माइनस है ना ये मिनिमम हो जाए। तो हमारे पूरे एक्सप्रेशन, देखो हमें सिर्फ एक्स नहीं सोचना, जब एक्स सोचना था तब उसके आसपास कोई नहीं था, जब हमें सिर्फ एक्स सोचना था तब उसके आसपास कोई नहीं था, तो हम स्वतंत्र थे, कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन उसके साथ कांस्टेंट है, हमें एक्स की मैक्सिमम मिनिमम नहीं सोचनी है, हमें एक्सप्रेशन की मैक्सिमम मिनिमम सोचनी है। अब जब एक्सप्रेशन की मैक्सिमम मिनिमम सोचनी है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम मिनिमम के लिए जब ये मिनिमम होगा तो रिजल्ट मिनिमम होगा। एक्स की वैल्यू जब मिनिमम होगी तब रिजल्ट मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि 10 से कम घटे रिजल्ट उतना ज्यादा आएगा। तो हमें x के बारे में अगर बात करें तो x के लिए हमें मिनिमम वैल्यू सोचनी होगी, दैट इज 0। जीरो से नीचे पॉसिबल नहीं है। तो आपके सामने हो जाएगा -0 + 10, द मैक्सिमम वैल्यू इज 10। लेकिन जब हम इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू सोचना स्टार्ट करेंगे तो मिनिमम के केस में हम इसको मैक्सिमम कर देंगे ताकि मैक्सिमम माइनस आ जाए। मिनिमम के केस में हम एक्स स्क्वायर को मैक्सिमम कर देंगे ताकि रिजल्ट मिनिमम माइनस में, क्योंकि आगे माइनस लगा है, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो जितना ये हमारे बड़ा होगा एग्जैक्टली उतना छोटा हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा -∞ + 10, द रिजल्ट इज -∞। माइनस में अनंत तक इसका मान जा सकता है। मैक्सिमम हमें जो है वो 10 ही हो सकता है, ठीक। बात आप समझ पाए। इसी बात से कंक्लूजन अक्सर देख बताया जाता है कि जब भी द्विघात का केस है इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ठीक, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन केस में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो उस समय मिनिमम वैल्यू डिसाइड हो सकती है, क्वेश्चन मार्क बनेगा, मतलब मिनिमम ही आप निकाल ही सकते हो, मैक्सिमम तो निकाल ही सकते। हमने क्या कहा जो नॉट डिफाइंड है उस पर कोई प्रश्न नहीं है, फिर वो है कि बस पता नहीं क्या होगी, वो कहीं तक चले जाओ। जब एक्स स्क्वायर निगेटिव होता है तब हम मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वैसे तो डिफरेंशिएशन का भी तरीका और बेसिकली मैं आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन की कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 होता है, और 0 होते ही कांस्टेंट हो गया है कि उस पूरे एक्स का मान कुछ भी हो, जो भी स्थिति है उस स्थिति में एक्स का यूनिक सोल्यूशन है और एक्स का एक यूनिक सोल्यूशन है जिससे उसका मान शून्य आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं हो रही, एक्सप्रेशन की बात हो रही है। पद इक्वल टू में 0 नहीं है, ऐसे सोचो बस, ax² + bx + c, ठीक, बस। तो आपने यहां पर देखा कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि यहां पर माइनस में अगर एक्स स्क्वायर हुआ तो इस स्थिति में इसकी जो वैल्यू है वो माइनस होने पर हम मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो मिनिमम होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बात आपको समझ में आ रही? तो इस तरह से यहां पर इस एक्सप्रेशन से बात निकलती, ठीक। नोट करिए, इतना फिर और बढ़ते हैं।
हो गया, इसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। मान लेते हैं आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो थोड़ा सरल करते हैं, प्लस 2x। क्वेश्चन हमारा एक ही है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हमारे सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जैसा कि मैंने बताया कि आपसे पूछने की एक सीमा है कि आपसे इस तरह के एक्सप्रेशन में सिर्फ स्क्वायर की क्वाड्रेटिक तक ही पूछ सकता है, और डिफरेंट सिनेरियो बना सकता है, बट इस एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक तक ही पूछ सकता है। इसके ऊपर जाते ही बिना डिफरेंशिएशन के हो नहीं पाएगा। अब जब बिना डिफरेंशिएशन हो नहीं पाएगा वो आपके सिलेबस में नहीं, ठीक। फिलहाल हम आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए भी डिफरेंशिएशन सिखाएंगे, लेकिन वो बात की बात है। तो आपके सामने हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब क्या किया है, इसका मैक्सिमम इन्हें बताना है। तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम इन्हें सोचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उसमें उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपका क्वाड्रेटिक में आ गया है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए बिना हम मैक्सिमम मिनिमम नहीं सोचने। फिर हम बात दोबारा कहेंगे, कतई होशियार बनने की जरूरत नहीं कि एक्स का मान 1 रख दें 2 रख दें। जैसे ही आपने वैल्यू अप्रोच लगाई तो हो सकता है कि आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, ठीक, बट एग्जैक्टली आपने फिर वो बात ही नहीं मानी जो उस टॉपिक की बात थी। बात आप समझ रहे हैं, मतलब पूरी तरह गलत है। तो वैल्यू अप्रोच का कहीं प्रयोग नहीं करना है। तो जब तक हम क्वाड्रेटिक में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना लेते तब तक हम उसकी मैक्सिमम मिनिमम नहीं प्लान कर पाएंगे। इसलिए हमें इसको क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना जरूरी है, ठीक। तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम यहां पर +1 और -1 कर दें, ये हमारा क्वेश्चन, एड 1 +1 एंड -1, तो आपके सामने आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x +1 एंड -1। अब हमारा ये वाला पार्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है कि क्या करके परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अलजेब्रा के मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक में आकर ये सीखना कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, ये नहीं, वो आपको पहले से आता है। आपने क्वेश्चंस किए हैं कि क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाने लिए करना है, ठीक है। तो वो आपको खुद सोचना दिए दे कोई क्वेश्चन में कि क्या हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने कहा ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। जैसे हमने कहा इस यहां तक पहुंचे तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, ठीक। जैसे पिछले क्वेश्चन जैसा हो, फिर हमारी बात वहीं पर कि अगर हमें मैक्सिमा एंड मिनिमम सोचना है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू सोचनी है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हमारा जो वेरिएबल पार्ट है उसके बारे में सोचना है। क्योंकि वेरिएबल पार्ट हमारा प्लस है, इस बार हमें एक्स से मतलब थोड़ा कम है, इस बार मतलब हमें पूरे एक्सप्रेशन से, क्योंकि वो पूरा स्क्वायर के अंदर है, हमने कर लिया। जैसे हमने कहा तो हमने इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो -1 आएगा, लेकिन क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव है तो ये जितना बड़ा रिजल्ट देगा रिजल्ट उतना बड़ा आएगा, और बड़े की कोई सीमा नहीं है, ठीक, क्योंकि एक्स पर कोई लिमिट नहीं है। तो आपका हुआ इनफाइनाइट +1 टू द होल स्क्वायर -1, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई नॉट डिफाइंड, इट मींस इनफाइनाइट। लेकिन जब मिनिमम वैल्यू पहुंचे तो मिनिमम वैल्यू आ गई 0, क्योंकि उससे नीचे ही जाएगा नहीं। तो अगर हम यहां पर -1 रख दें, यहां पे ये सोचना होगा कि x का मान क्या रखकर ये 0 आ जाएगा। मान लो x का मान -1 रख दें, और आपने कहा कि x का मान -1 +1 टू द होल स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 0 -1 दैट इज -1। इस एक्सप्रेशन की जो हमने स्टार्ट ऐसे किया था और वो यहां तक पहुंचा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है और मिनिमम वैल्यू -1 है। कहीं कोई डाउट हो तो अभी हाथ उठा सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाना +1 -1 वो मैथ्स का नियम है, मैथ्स का अधिकार है कि हम जोड़ घटा सकते हैं। तो उसको हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया। इसके बाद अगर किसी को दिक्कत लग रही, मतलब यहां तक बनाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो हमने अपने मन से बनाया, वो याद कैसे आएगा वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको धीरे धीरे बनाना आता है, ये श्योर है, और नहीं आता तो अलजेब्रा फिर क्या आता ही क्या है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना अभी तक आप सीख गए, तो जगह जगह आपने सीखा, मान लो कहीं दिक्कत है तो क्वेश्चन के साथ साथ सीख जाएंगे। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना, जैसे हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, अब हमारा नंबर यहां तक पहुंचा और हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि बना लिया है, तो अब इसके बाद सोचने का तरीका वही होगा जैसा कि पहले था। इसकी वैल्यू मिनिमम इसकी वैल्यू होगी तो रिजल्ट मिनिमम आएगा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी डालने के लिए 0 से नीचे जा नहीं सकती। लेकिन क्या 0 आ सकती है? हाँ बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि x का मान -1 हो सकता है, तो 0 आ जाएगी और आंसर हो जाएगा -1। किसी को डाउट हो तो कोई समस्या नहीं।
मान लेते लिखा हमने 2x², अगला क्वेश्चन प्लस x, इस तरह से सभी लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। मैं जिससे कहूंगा वही बताएगा। मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके इसको परफेक्ट स्क्वायर। भाई जो आप करना चाहें, सारी अनुमति आपके पास है। कोई जल्दबाजी नहीं, सही होना चाहिए बस। ये हम तो बड़ा कॉन्फिडेंस में थे कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है कि नहीं। तो एक सेकंड में हमारा जो है भरोसा टूट गया। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, आप जिस भी तरीके से करो। कुछ बच्चों ने ठीक किया लेकिन वो तरीका सही नहीं है। हमेशा ये हमें पता है कि ये ए स्क्वायर बनेगा, ये बीच वाला पर 2ab बनेगा, और हमें बी स्क्वायर चाहिए होगा।
नॉर्मली इस स्थिति में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो आपने कहा ठीक है, तो इसको हम एक काम करते हैं, √2x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। आई थिंक मैंने गलत लिखा है, सही लिखा है, ठीक। अब +2 इंटू, ये तो आएगा ही आएगा, तो हमने कहा ठीक है आएगा तो आने दो, 2√x, ठीक। 2ab होता है, सारा गेम b ढूंढने का था। जो तरीका, ध्यान सुनना, चाहे जितना कठिन हो जाए आपका हमेशा बन जाएगा, ध्यान समझना। a² 2a, अब b की दिक्कत है, तो b कैसे डिसाइड होगा? ये इसके बराबर है, इसको इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर इसको इसके बराबर होना चाहिए तो दिक्कत क्या है? ये एक्स्ट्रा दिख रहा है हमको, तो अगर आपका 1/2√2 आ जाए तो ये खत्म हो जाएगी इसकी कहानी। इसका मतलब b की वैल्यू 1/2√2 है, ठीक। इसका मतलब यहां पर 1/2√2 का होल स्क्वायर हमें एडिशन में चाहिए, तो उतना ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं, अब क्या हुआ, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। √2, जिन बच्चों ने कभी, क्योंकि आजकल बड़ा अलग अलग माहौल है, तो अगर कभी भी कोई क्लास देखी हो तो उन्हें आज की मैक्सिमम में सबसे कठिन लग रही होगी, लेकिन आप 2 दिन भरोसा रखिए, ठीक। इस तरह नहीं पढ़ाया जाता है, अच्छा लगे तो पढ़ाया जाता है, तो सीधे एक आंसर फॉर्मूला है वही बता दिया जाता है मैक्सिमम मिनिमम में, जैसा कि देखता हूँ मैं बुक्स में या जगह जगह, और बड़ा अच्छा लगता है। बट क्वेश्चन जब आता है तो सब खत्म हो जाती कहानी। तो कोई भी क्वेश्चन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी हो रही है, तो आप अगली क्लास में देखिएगा उन चीज़ों को कैसे प्लान कर रहे हैं। अभी बस ध्यान समझिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाना अगर आपको नहीं आता तो मैक्सिमम मिनिमम की क्वालिटी के क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ आप तब तक आंसर कर पाएंगे जब तक वो रटे रटाए फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएगा। जैसे ही नया फॉर्मेट आएगा तुरंत क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। इससे क्वाड्रेटिक में परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके आप मैक्सिमम मिनिमम का आंसर इस केस में नहीं कर सकते, ठीक। तो यहां पर हम पहुंचे, तो ये आपका क्या हुआ, हमने क्या किया, ये इसको ऐसे बनाया, यहाँ 2ab लिखा, b की वैल्यू हमें डिसाइड कर ली, जैसे b डिसाइड किया तो b² चाहिए। अब जैसे b² चाहिए तो b² बाई माइनस करनी पड़े, क्योंकि मैथमेटिक्स है, जितना ऐड करो उतना सब्ट्रैक्ट करोगे। यहां तो कुछ हमने किया ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ बैलेंस किया है, तो अपने आप एक्स वही लिखा हुआ है, बट यही जोड़ा है, तो ये जोड़ा ही था, सब्ट्रैक्ट किया, तो x + 1/2√2 द होल स्क्वायर और -1 कितना 8, जिनका ये आ रहा है उन्हीं का सही है, ठीक। अब हम, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इक्वल टू 0 कोई कह रहा था, हम एक्सप्रेशन पे, हम शुरू से पहले बताया इक्वेशन होगी तो मैक्सिमम मिनिमम ही क्यों होगी, इक्वेशन होगी तो कोई स्क्वायर बनाने पे समस्या ही खत्म होगी, फिर तो क्वेश्चन होगा, एक्स का मान सीधे दराचार से निकलेगा अगर फैक्टराइज नहीं होगा, तो लेकिन एक्स का वो तो डिसाइडेड मान होगा, मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा, तो उससे मैक्सिमम मिनिमम का कोई केस नहीं बनेगा, ठीक। यहाँ वापस आते हैं, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, फिर वही कहानी स्टार्ट। इस पूरे एक्सप्रेशन की स्टार्ट होगी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के केस में हम ये सोचेंगे कि किसी भी तरह ये छोटे से छोटा हो जाए, ये माइनस तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, वेरिएबल वाला पार्ट जितना छोटे छोटे हो जाए रिजल्ट उतना छोटा हो जाएगा, तो हमने कहा ठीक है। तो अगर इस स्थिति में देखा जाए तो इसके आगे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, मिनिमम वाला पार्ट, मैक्सिमम वाला पार्ट। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने कहा कि देखो ऐसा है, अगर ये 0 हो जाए तो तुरंत प्रश्न है कि 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किस वैल्यू पे 0 होगा, तो √2 इंटू, अगर हमें जितना ये प्लस है उतना ही माइनस मिल जाए तो 0 हो जाएगा, तो x का मान हम रख देंगे 1/√2 इंटू, ये कट जाएगा इससे, और इंटू 2√2, मतलब एग्जैक्टली 4, ठीक। लेकिन वो इस तरह लिख रहे हैं, वो भी माइनस में, ठीक, और प्लस 1/2√2 टू द होल स्क्वायर और -1/8, तो ये हो जाएगा 0, 0 - 1/8, द रिजल्ट इज -1/8, तो x का मान -1/8 है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अब हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम में x का मान इनफिनिट होगा। अब x का मान जितना बढ़ेगा प्लस होकर रिजल्ट उतना बढ़ेगा और आंसर हमारा उतना बढ़ेगा, तो मैक्सिमम के केस में हमारा x का मान इनफिनिट होगा, तो √2 इंटू इनफिनिट +1/√2√2
का होल स्क्वायर -1/8, द रिजल्ट इज प्लस आई इन्फिनाइट। पॉजिटिव में इन्फाइनाइट तक कहीं भी मिनिमम वैल्यू आ सकती है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू ही निकलेगी और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइंड होगी। ठीक, तो वही देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए वो मिनिमम वैल्यू ही दे पाएगा, मैक्सिमम अपने आप नॉट डिफाइंड। और ये मत सोचो कि मैक्सिमम पूछ लेगा, हमें याद कर लें नॉट डिफाइंड, वो पूछेगा ही नहीं। वो वैल्यू जो नॉट डिफाइंड सीधे वो क्यों ही पूछेगा, पूछेगा दोनों एक साथ तो पूछ सकता है लिमिट कि इससे अधिक होगा, लेकिन कभी भी वो पूछेगा नहीं जो डायरेक्ट आंसर आएगा, पूछेगा मिनिमम है ना जो निकाली जा सकती। वो तो जानकारी लिए बता रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम निकलेगा, अगर निगेटिव है तो मैक्सिमम निकलेगा। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन इतना नोट करिए, फिर और आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट आ रहा हो बेचक हाथ उठाओ। ठीक, तो टफ से टफ नंबर का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं अगर आपने ये वाली बात समझ ली है। ठीक, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर का मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल होगा, मिड टर्म अवेलेबल होगा, हमेशा कांस्टेंट पे क्वेश्चन उठाता है वो। ठीक, कांस्टेंट वेरिएबल किसी भी बिठाएगा, आप बस आप हमेशा याद रखिए तीन पद होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या -2ab। तो हमेशा क्या होगा, वो मिड टर्म और स्क्वायर वाला टर्म आपको अवेलेबल कराएगा एक दूसरे पे, हमेशा कहानी स्टार्ट होगी। और अगर दोनों स्क्वायर वाले अवेलेबल करा देगा तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वेरिएबल जोड़ना घटाना होगा, और वेरिएबल एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कोई क्वेश्चन का सेंस ही नहीं बनता। बात आप समझ पा रहे हैं? इसलिए आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस समय हमेशा एक स्क्वायर वाला टर्म गायब होगा और नॉर्मली वो कांस्टेंट होगा इस तरह के क्वेश्चंस में, लेकिन हमेशा परफेक्ट स्क्वायर इसी तरह बनाया जाता है। ठीक, इसलिए आपको याद होगा जब क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टी एन प्लस एन स्क्वायर, तो बताइए टी का मान क्या होगा जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखते आंसर क्या आता है, प्लस माइनस वन आएगा अगर आप इस पैटर्न पे जा रहे हैं, और नहीं तो लगे रहो मिड टर्म बराबर +-2 रूट ऑफ फर्स्ट इंटू रूट ऑफ सेकंड। वो सिक्स और सेवन्थ के बच्चों के लिए होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में इतनी नजर होनी चाहिए, हमने ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर पे इतने नंबर सॉल्व कर लिए होते हैं कि हमें क्वेश्चन का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा वो नजर आना चाहिए। नहीं नजर आना चाहिए तो प्रोसेस थोड़ा प्रोसेस करेंगे, और जैसे इसमें नहीं नजर आ रहा था, किसी को भी नहीं आता नेचुरली, कितना प्रैक्टिस है अपनी, क्यों नहीं नजर आएगा, सीधे ये बनेगा, बट थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक स्टेप जैसे बढ़े तुरंत दिख जाएगा अच्छा इसे बनने वाला। तो इस तरह आप परफेक्ट स्क्वायर बना पाएंगे। ठीक,
जैसे लिखा हो 4x² प्लस x, बनाइए फटाक से। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, उसके बाद मैक्सिमम ना सोचिए सभी लोग। बना लिया, बताओ इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बना। 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1/4। इसका मतलब प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर ऐड होगा और 1/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए इसका बन जाएगा 2x माइनस प्लस 1/4, या माइनस और माइनस में उसमें कोई नया नहीं है, का होल स्क्वायर और माइनस 1/16। अब बात आएगी इसकी मैक्सिमम मिनिमा की, तो अगर मैक्सिमम मिनिमा की बात आ जाएगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये इनफाइनाइट हो जाए, तो अपने आप इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसकी इनफाइनाइट हो जाए तो x की मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो तुरंत मैक्सिमम इनफाइनाइट आ जाएगा। अब मिनिमम जब रखोगे तो इसको 0 होना पड़ेगा, 0 होने के लिए 2 इंटू 1/, माइनस 1/8 है ना, -1/8। जब जैसे हम इसका मान -1/8 रख देंगे और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो अपने आप ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा -1/16। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक क्वेश्चन इसी के साथ साथ बनता है, x का वो मान बताओ जिसके लिए पद मिनिमम हो। मिनिमम वैल्यू तो पूछ ही सकता है, मिनिमम वैल्यू तो आप निकाल ही रहे, अब मिनिमम वैल्यू आप निकालने लगे तो एक क्वेश्चन और बनता है कि x का वो मान बताओ जिसके लिए पद मिनिमम हो। तो x का क्या मान था जिसके लिए पद मिनिमम हो, हाँ, तो x की वैल्यू -1/8 पर एक्सप्रेशन या फलन एक्सप्रेशन मिनिमम है, ठीक है, और वो मिनिमम वैल्यू आपके सामने ही है। तो अच्छा, मैक्सिमम के लिए क्योंकि इनफाइनाइट होगा नॉट डिफाइंड, तो उस पर प्रश्न नहीं बनेगा इस वाले बात पे। अब फिर आ जाओ आगे, इसका आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो आपका हो गया क्या, √3x लिखा टू द होल स्क्वायर लिखा, प्लस 2 इंटू √3x लिखा। अब सोचा क्या करें, तो 5 तो चाहिए अपॉन 2√3 का अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो काम हो जाएगा। इसका मतलब ये b वाला पद है और ये b वाला पद है, तो 5/2√3 टू द होल स्क्वायर जोड़ा और 5/2√3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। तो इस तरह कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो पद है, जो एक्सप्रेशन है, वो पहुंचा
रूट थ्री एक्स प्लस 5/2 रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 5/2 रूट 3। आज इसको हम लिख सकते हैं 25/12। ठीक, ये आपके सामने ओवरऑल सिनेरियो, ठीक है। तो अब फिर वही बात है कि मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो अपने आप इनफाइनाइट हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू देखोगे तो इसको जीरो करना पड़ेगा, और ये जीरो तब होगा जब x -5 क्या हो 6, तो उस समय मिनिमम में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -25/12, क्योंकि ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है -25/12, क्योंकि उसको हम जीरो बना लेंगे, और वो वैल्यू x की कौन सी है जिस पर पद मिनिमम है, जिस पर एक्सप्रेशन मिनिमम है, वो है -5/6। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं। बात क्लियर है? मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है या आपसे x की वैल्यू पूछ सकता है कि x का वो मान बताओ जिसके लिए हमारा फलन, हमारा एक्सप्रेशन मिनिमम वैल्यू दे। दो क्वेश्चन बने, ठीक। इसी में मैक्सिमम तब बनेगा जब एक्स स्क्वायर के साथ निगेटिव आ जाए और कुछ नया नहीं। मतलब जैसे अगर मान लो यार माइनस लगा होता तो आप माइनस साइन कॉमन ले लेते, जब माइनस साइन कॉमन लेते तो जब माइनस यहां होता तो जब ये मिनिमम, जब ये जीरो तो पद मैक्सिमम, नहीं तो ये माइनस में चला जाएगा। तो और कुछ नया नहीं, वो आप क्वेश्चन बनने लगेंगे अपने आप। मतलब माइनस होता तो आप माइनस कॉमन ले लेते, तो जब वेरिएबल वाला पार्ट मिनिमम होता तो रिजल्ट मैक्सिमम होता, जब मैक्सिमम होता तो रिजल्ट मिनिमम होता, यही पलट जाता। तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम पे प्रश्न बनते हैं। अब थोड़ा सा और देखिए, ये नोट आपने कर लिया तो इसमें कुछ नया था नहीं। अब क्वाड्रेटिक की बात आई, ax² प्लस bx प्लस सी। अब हमने एक एक्सप्रेशन लिखा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखकर हमने सोचा कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर, वेरिएबल फॉर्मेट पर स्क्वायर बनाया जाता है, बहुत फंस जाओगे जबरदस्ती। तो अब हम दूसरी चीज सीखना चाहते हैं, जब कांस्टेंट में आएगा तभी स्क्वायर बना सकते हो ना, रूट ए का होल स्क्वायर, फिर उसी तरह से 2 रूट ए भी करते हुए जोड़ा घटाया बन जाएगा। तो हम वापस पहुंचे, हमने कहा कि देखो ऐसा है कि इसका हमें करना है परफेक्ट स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि भाई हर बार अगर क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो थोड़ा जहमत हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक के परफेक्ट स्क्वायर ना बनाना पड़े तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन किया जाता है। वैसे डिफरेंशिएशन हाई स्कूल तक के सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी बेसिक बातें सीखकर हम अपनी मैक्सिमम मिनिमम में काफी चीजों को आसान कर लेते हैं। ठीक, देखो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा d/dx ऑफ x⁴n बराबर n x⁴n-1। पावर आगे आ जाती है, डिफरेंशिएशन इन द एक्स टर्म्स, इतना ही सीखना बस, ज्यादा नहीं। अगर आपने पढ़ा हो तो दी बेस तो बहुत ही आसानी से समझ आ रहा होगा, नहीं पढ़ा तो इसको याद कर लो। डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n दैट्स इक्वल टू n पर s, जैसे d/dx ऑफ x² दैट्स इक्वल टू 2x⁴2 - 1 होगा तो आ जाएगा 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ x³ दैट विल बी 3x3 - 1 तो आपका हो जाएगा 3x²। डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴ 4x4 - 1 दैट इज 4x³। समझ रहे? d/dx ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा शून्य होता है, ठीक, क्योंकि जब पावर वहां पर बनाई जाती है तो पावर कांस्टेंट की वेरिएबल में 0 मानी जाती है। जैसे k को लिख सकते हो, k को जब हम वहां वेरिएबल ढूंढेंगे तो उसमें आएगा x⁴0, तो 0 जब आगे आ जाएगा तो शून्य बन जाएगा। ठीक, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट पार्ट दैट इज ऑलवेज 0। इसके बाद पहली बात, दूसरी बात, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये सबने पढ़ा होगा कि d/dx इज 0। उच्चिष्ट और निम्नस्थ के लिए d/dx इक्वल टू 0 किया जाता है, और d/dx इक्वल टू 0 करते हुए फिर x के मान हमें निकलते हैं, तो उनको हम एक्सप्रेशन में जाकर रखते हैं। अगर क्यूबिक होता है और 0 नहीं हो पाया तो फिर हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं और यही लगातार चलते जाते हैं। इसका बेसिक रीजन अगर आपको याद हो तो जब कोई क्वाड्रेटिक, मतलब जब भी कोई एक्सप्रेशन बनता है तो उसमें 10 साइन का मान शून्य करने के लिए वो स्पर्शरेखा वाला कंसेप्ट 12th में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो उससे ही कहीं जाके निकल गया था, लेकिन उतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इतना याद रखो कि d/dx इक्वल टू 0।
तो यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो जब डिफरेंशिएशन कराएंगे तो हो जाएगा 2ax कांस्टेंट ऐसे अपनी जगह और इसका 2x और प्लस b, ठीक, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम 2x प्लस b बराबर 0। तो x इक्वस टू माइनस 2ax माइनस b अपॉन 2a। मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो हम x का मान ढूंढ रहे हैं ना अभी थोड़ी देर पहले इस वाले में जो हमने सिखाया x का ये मान होगा, ये यहां अगर चाहिए हो ना तो x के लिए देखो सीधे स्टेप आया है माइनस बी अपॉन 2a, जहां b x का गुणांक और a एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। देखो जरा ध्यान से, b 5 माइनस 5 अपॉन, जब बनाएंगे तो 5 अपॉन 6 माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस 5 अपॉन 2a आया नहीं है। तो x का वो मान जहां पर फलन मैक्सिमम या मिनिमम होगा, मैक्सिमम मिनिमम फलन कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, क्वाड्रेटिक में इसकी चिंता नहीं करनी है। जब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हमेशा मैक्सिमम डिसाइड कर सकते हो, मिनिमम डिसाइड कर सकते हो, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड होगा। और जब क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हमेशा मैक्सिमम डिसाइड कर सकते हो, मिनिमम नॉट डिफाइंड होगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में एक्स का वो मान जहां पर फलन हमारा मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू शो करे, इसलिए x का मान पुटअप किया a। नाउ भाई x का मान आ गया ना जिसके फलन मिनिमम या मैक्सिमम है, x का मान आ गया ना, x का वो मान जहां पर फलन मिनिमम या मैक्सिमम हो, क्या होगा माइनस बी अपॉन 2a। अब x का मान रखने पर हमारा फलन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो हम पुटअप करने चले गए। जैसे पुटअप किया तो हमारे सामने आया माइनस बी अपॉन 2a टू द होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी अपॉन 2a और प्लस सी। ये देखा a से तो ये हो गया कितना, a बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये से एलिमिनेट हुआ। ये आपका माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a और प्लस में हमें मिला c। थोड़ा और आगे तो आपके सामने आया कितना, बी स्क्वायर अपॉन 4a, एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac। तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक। दिस इज द मैक्सिमम और मिनिमम, वो डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पे, फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक। अगर आप 4ac माइनस बी स्क्वायर को सोचें तो दैट इज माइनस डी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट डी कहते हैं, इसीलिए इसकी मैक्सिमम मिनिमा माइनस डी अपॉन 4a भी याद रखी जा सकती है, जहां डी बी स्क्वायर माइनस 4ac फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब अगर हम इसको समझें तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, और ये x का वो मान होगा माइनस बी अपॉन 2a, जो कि मैक्सिमम मिनिमा की कौन से x के कौन से मान पर मैक्सिमम मिनिमा होगा वो डिसाइड करेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को जिसको आपने क्वाड्रेटिक बनाकर स्क्वायर बनाकर किया था, इसकी हमें x की वैल्यू चाहिए हो तो बात की बात है, मान लो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए क्योंकि मैक्सिमम तो नॉट डिफाइंड होगी, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए हो तो हमने अभी पढ़ा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को कोएफिशिएंट को b कहते हैं, और कांस्टेंट c बनता है। तो हमने पुटअप किया क्योंकि c 0 हो गया तो ये हो गया माइनस, c है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं, तो c 0, तो आपका क्या हो गया 4 और माइनस 4 अपॉन 4 दैट इज माइनस 1। देखो यही आया था, नहीं आया था। x का वो मान जिसके लिए फलन मिनिमम हो तो माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस बी कितना
-2 ए कितना 1, 2 इंटू 1 तो आपका आ जाएगा -1। याद ध्यान दो तो हमने x का मान -1 रखा था। अगर इस फलन का मैक्सिमम मिनिमम देखना है तो x का वो मान जिसके लिए फलन मैक्सिमम है मिनिमम हो तो -b/2 है। यहां देखेंगे a बराबर 2 है, b बराबर 1 है और कांस्टेंट है नहीं तो वो 0 हो गया, तो b की वैल्यू -1 और ये आपका 2, तो -1/2 इंटू 2 दैट इज -1/4। ध्यान दो x का मान -1/4 रखा था। अगर x का मान पूछा जाएगा तो x का मान निकालेंगे, नहीं पूछा जाएगा तो सीधे मैक्सिमम मिनिमम चलेंगे। इसकी वैल्यू हमेशा मिनिमम निकल पाएगी क्योंकि मैक्सिमम नॉट डिफाइंड होगा। तो आपको याद 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, क्योंकि c शून्य है तो ये शून्य हो गया, माइनस b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 4a की वैल्यू 2 दैट इज -1/8। ये इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है। मेरी बात समझ पाए आप? यहां आ जाओ। ये हमारा बता के x का वो मान जिसके लिए फलन मिले, x का मान था -1/8 और फलन था -1/16 कि मिनिमम मतलब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ बात करते हैं x का मान जिस पर फलन मिनिमम की मैक्सिमम हो -b/2a, तो b a की वैल्यू कितनी है 4, ax² + bx होता है, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 0। तो अब आप पाएंगे कि -b दैट इज -1/2 इंटू a का मान 4, देखो -1/8। ये x का वो मान है जिस पर फलन मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। अगर वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए हो तो 4ac माइनस b² अपॉन 4a मिनिमम वैल्यू, तो आपका ये हो जाएगा 0 क्योंकि सी शून्य, कुछ होता सी तो उठाकर रख देते। तो -1 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4 दैट इज -1/16। यही है था, यहां देखो ये है -25/12 -5/6। चलो आ जाओ। a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 0। तो हमने कहा यहां पर x का वो मान जिसके लिए एक्सप्रेशन हमारा मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, तो -b/2a, तो ये आपका -5/2 इंटू a दैट इज 3 दैट इज -5/6 यही आया था। अगर वो मिनिमम वैल्यू चाहिए और x का मान ना चाहिए हो तो सीधे मिनिमम वैल्यू आएंगे 4ac माइनस b² अपॉन 4a। दिस इज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये शून्य हो गया तो यहाँ पर आपका है कितना -5 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू a की वैल्यू 3 दैट इज -25/12। यही आया था। तो अब आपको लग रहा होगा कि फालतू क्वाड्रेटिक बना रहे थे, इतना मारा भी हमें, है कि नहीं भाई? फालतू क्वाड्रेटिक बना रहे थे, क्वाड्रेटिक एक बार प्रूवमेंट करा लेते, सीधे रख देते। ठीक, तो थोड़ा इंतजार करो, फालतू नहीं सिखा रहे थे, जरूरत पड़ेगी आपको, फिलहाल नोट करो इतना। क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ तब तक है जब तक x पर लिमिट नहीं है, और जैसे ही x पे लिमिट आई तो तुरंत ये कहेगा ना, हम तो सिर्फ तब तक थे जब तक x पर कोई लिमिट नहीं है। x इज फ्री फ्रॉम एनी लिमिट। x जो वेरिएबल है खुद, उस पर भी लिमिट अगर लग गई तो फिर ये आंसर नहीं कर पाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन से तब तक आंसर हो पाता है जब तक x जो वेरिएबल है वो फ्री फ्रॉम लिमिट हो। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद तो अब याद करो। डिफरेंशिएशन से मैक्सिमम मिनिमा का आंसर सिर्फ तब तक किया जा सकता है, डी बाई डी एक्स को शून्य करके आंसर तभी तक किया जा सकता है जब तक वेरिएबल स्वतंत्र है, और अगर वेरिएबल भी किसी लिमिट से घिरा हुआ है तो फिर इससे आंसर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको क्वाड्रेटिक बनाना सिखाया था, स्क्वायर बनाना, उसका भी यूज करेंगे कुछ एग्जांपल देकर। अभी तो छोटा सरल सवाल है, नोट करिए। पहले ये नोट करिएगा, फिर उसके बाद इस पे आइएगा। पहले ये नोट करिए इधर राइट वाला, वैसे वो बहुत सरल है, आपको आता ही है, लेकिन फिर भी।
हो गया? हो गया? हो गया? तो इस तरह से स्टार्ट हुआ। आप अगली क्लास में जो क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं मैं एग्जामिन में, उनको सॉल्व करिएगा दोनों तरीकों से। कम से कम 10-15 सवाल आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर लें। फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जो डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे, उनको हमें क्वाड्रेटिक स्क्वायर बना, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा, जो लिमिट वाले हैं। तो कुछ बात करेंगे आगे, आज उतना समय नहीं है। ओके, तैयार करिए।